हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वार्षिक परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान, समय 2 घंटे 30 मिनट, कक्षा 6, पूर्णांक 100। तो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपके वार्षिक पेपर हैं जो इस समय फरवरी और मार्च में हो रहे हैं। ये रियल पेपर है बच्चों आप लोगों का। इसी तरह सेम आपका पेपर आएगा, थोड़ा इससे 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग इसे देखकर और अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। देखो किस तरह आपका पेपर है, मैं आपको बता रहा हूँ, हल सहित पूरा कराऊंगा बच्चों। और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड का से कोई 4 प्रश्न, खंड खा से कोई 4 प्रश्न और खंड गा से कोई 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो बच्चों, जो आपको आए वही करना है। तो खंड का में कोई 4 प्रश्न करना है बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिए। दिया है चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, प्राचीन काल में मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे, गुप्त वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो बच्चों, हर्षवर्धन की 2 राजधानियाँ थीं। अब हम बता रहे हैं आपको उत्तर, आप लोग देखिए। पहला कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखो दिया गया है चंद्रगुप्त के बारे में, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। वे एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या किया। अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो हो गया, स्थापना की। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। हमने चंद्रगुप्त को देख लिया, अब हम शुंग वंश को देखेंगे बच्चों। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। किसको मारकर, बृहद्रथ को मारकर बच्चों। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है बच्चों प्राचीन काल में मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे। तो चलिए बच्चों, हम आपको बताते हैं किस पर लिखते थे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। देखो बच्चों, अब यहाँ पर दिया गया है, तो वो लोग बच्चों पेड़ों के छाल पर लिखते थे, आपको पता होगा। तो प्राचीन काल में मानव शिलाओं, ताम्रपत्रों, भोजपत्रों और पेड़ों की छालों पर अपने अभिलेख लिखते थे, है ना बच्चों। अब चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है गुप्त वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। तो बच्चों आपको पता होगा इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, नीचे दिया गया बच्चों गुप्त, प्रश्न नंबर 4 है। आपको पेपर में इसी तरह डालना है, प्रश्न उत्तर नंबर 4, इसके नीचे लिखना है गुप्त वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया पूछा जा रहा है। तो लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बच्चों इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बच्चों, देख लो। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ कहाँ थी। तो बच्चों यहाँ देखो प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर और कन्नौज, 2 राजधानियाँ हमने बताया था बच्चों, थानेसर और कन्नौज। तो एक कन्नौज को आप लोग याद कर लीजिएगा दोनों को बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर यहाँ पर आपका अगला क्या कह रहा है, देख लो। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था बच्चों, समुद्रगुप्त को। आगे, आर्यों की भाषा कैसी थी बच्चों, तो संस्कृत। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहिए का आविष्कार कब हुआ बच्चों, तो नवपाषाण काल में हुआ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नवपाषाण काल। सातवाहन वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो बच्चों वो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित एक किताब न है बच्चों। एक किताब किसने लिखा है, यही पूछा जाए किताब का नाम। तो बाणभट्ट। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए बच्चों। तो प्राचीन काल में मानव कागज पर लिखते थे, गलत है बच्चों। प्राचीन काल मतलब पहले पहले बच्चों, अभी ऊपर बताया गया कि वो पेड़ के छाल पर लिखते थे, है ना बच्चों। ताम्रपत्रों पर लिखते थे, तो कहाँ कागज आ गया। आगे, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए, ये सही है बच्चों। अर्थवेद सबसे प्राचीन वेद है, ये गलत है बच्चों। अर्थवेद नहीं है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, हाँ बच्चों ये आपका सही है, कुत्ता प्रथम पालतू पशु है। आगे, ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करते थे, हाँ बच्चों ये भी सही है। पहले बच्चे जो थे वह ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। चलिए बच्चों और ध्यान दीजिएगा, ये पीटीओ कोड है बच्चों आपका, इसे आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। पीछे भी कुछ प्रश्न दिया गया है बच्चों, आप लोग देख लीजिए। देखो यहाँ पर आपका दिया गया बच्चों, मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर प्रदर्शित की जाती है? तो बच्चों उत्तर दिशा जो होती है वो ऊपर होती है, आपको पता होगा। आगे, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बच्चों सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है बच्चों? क्योंकि बच्चों वह पृथ्वी के बहुत करीब है, इसलिए। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और बच्चों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। यहाँ पर पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बच्चों? तो इसका एक कारण है बच्चों, क्योंकि यह 71% भाग पानी से ढका है। पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है बच्चों। आगे, भारत में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी ऋतु होती है। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं भारत में। तो चलिए हम बताते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो आप लोग, दिया है प्रश्न उत्तर 5 में, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। तो बच्चों कहीं कहीं आपको 3 प्रकार की मिलेंगी। तो बच्चों यहाँ पर 4 प्रकार का बताया गया, आप लोग देख लीजिए। और आपको अगर 4 प्रकार ना है तो आप 3 ही लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं 4 लिखने की। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, पहला ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, वर्षा ऋतु यानी बरसात, शरद ऋतु यानी सर्दी, हेमंत ऋतु, यही बच्चों आप लोग नहीं जानते होंगे। पतझड़ तो जानते हैं, लेकिन ये हेमंत ऋतु को ही पतझड़ कहा जाता है। चलिए बच्चों हम आगे प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। तो चलिए बच्चों मैं आपको मिट्टी का नाम दिखा देता हूँ बच्चों। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप लोग देख लीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर आपको मिट्टियों का नाम दिया गया, आप लोग देख लीजिए। तो पहला, भारत में पाई जाने वाली कुछ मिट्टियाँ प्रमुख हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया बच्चों, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, बलुई मिट्टी हो गया, लैटेराइट मिट्टी हो गया और पीट मिट्टी हो गया बच्चों, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो हमें सही गलत का निशान लगाना है। तो बच्चों कह रहा है सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। कह रहा है सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए, नहीं बच्चों नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। कह रहा है वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, नहीं बच्चों ये भी गलत है आपका। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये सही है बच्चों। आगे, भारत के उत्तर दिशा में चीन है, यह भी आपका सही है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर देखो खंड ग में कोई एक प्रश्न करना है, तो बच्चों चलिए आपको जो आए वही कर दीजिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो बच्चों कम से कम 21 वर्ष, कितना बच्चों 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे बच्चों जिले के प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कौन कौन जिले के प्रमुख अधिकारी होते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है
जिले के प्रमुख अधिकारी, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, है ना बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा और बचा है। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण का कारण। तो ध्यान दीजिए, लास्ट प्रश्न है आपका, आप लोग देख लीजिए। ये ध्वनि प्रदूषण के कुछ कारण लिखे गए हैं बच्चों, और इसे आप लोग याद करके जरूर जाइएगा बच्चों। तो यहाँ पर दिया ध्वनि प्रदूषण के कारण वाहनों का शोर, लाउड स्पीकर का उपयोग, औद्योगिक गतिविधियाँ, निर्माण कार्य, घरेलू उपकरण। तो बच्चों यहाँ तक हो गया आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। और बच्चों मैं इसी तरह आपके लिए पेपर नए नए लाता रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो।